नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल बीसीसी करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सबको पता है, टॉपिक चल रहा है हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, संविधान के भाग 3 में जिनका वर्णन है। और इस भाग 3 से संबंधित हमने दो सेशन हमने लिए हैं। एक पहले सेशन में हमने इनकी विशेषताओं को, इनके सामान्य परिचयों को अच्छी तरह से पढ़ा है, और सेशन 2 जो कल वाले सेशन में हमने मौलिक अधिकारों के जो आर्टिकल हैं, जो अनुच्छेद हैं, उनके संदर्भ में हमने जो है इस भाग को आगे पढ़ा है। और पढ़ते हुए हमने संविधान के आर्टिकल 12 के संदर्भ में कल विस्तार से चर्चा हमने की थी। और 12 जिसकी हेडिंग है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा में कौन सम्मिलित है और यह राज्य का क्या मतलब है। यह राज्य का मतलब स्टेट नहीं बल्कि संपूर्ण भारत से है, संपूर्ण संघ से है, संपूर्ण देश से है। और उस राज्य की परिभाषा में कौन शामिल है, राज्य की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है। और राज्य की परिभाषा को लेकर भारत की सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बहुत सारे विवाद आए हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण डिस्प्यूट जो थे उनको लेकर भी हमने कल वाले सेशन में विस्तार से चर्चा की, जो आर्टिकल 12 के संदर्भ में एकदम 316 एनालिसिस हमने किया है और अच्छे से समझाने का प्रयास किया, ताकि आपके किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इस अनुच्छेद 12 से गलत नहीं हो। आज वही इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो सेशन है, एक छोटी सी जो क्लास आज की हमारे होने वाली है, वो संविधान के आर्टिकल 13 को लेके है। 13 जो हमें बताता है विधि की परिभाषा क्या है। 13 जहां हमें चर्चा करेंगे न्यायिक समीक्षा को लेके। 13 हम चर्चा करेंगे इस 13 में ही, 13 के क्लोज नंबर 1 में, कि ग्रहण और आच्छादन का सिद्धांत क्या है। इनको लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो 13 बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको लेकर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आज की हेडिंग है आपके आर्टिकल 13, जिसके संदर्भ में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखिए, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करें कि 13 जो है इसकी क्या लैंग्वेज है आर्टिकल की। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 जिसकी लैंग्वेज है, अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली, मौलिक अधिकारों से असंगत या इन मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां, अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य हो जाएगी। अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य हो जाएगी। ये आर्टिकल 13 की मूल हेडिंग है। और इस 13 की बात करें तो इसमें जो मूल संविधान की बात करें तो इसमें 3 क्लोज थे, और वर्तमान में हम बात करें 13 के संदर्भ में तो इसमें 4 क्लोज, जो 1 क्लोज बाद में जोड़ा गया। जब हम बात करते हैं इस 13 के संदर्भ में, तो 13 की जो मेन हेडिंग क्या कह रही है कि कोई भी विधि है, चाहे वह इस देश की आज़ादी से पहले, इस देश के संविधान लागू होने से पहले, यानी इस देश के औपनिवेशिक कानून जो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बनाए गए, जिसको हम आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे, संविधान के आर्टिकल 13(1) में इनको समझने का प्रयास करेंगे। और वे कानून जब इस देश का संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1915 के बाद, भारत की संसद जिसके लिए अधिकृत थी इस कानूनों को बनाने के लिए, इस विधि को बनाने के लिए, और उन्होंने एक ऐसी विधि का निर्माण किया, भारत की संसद ने एक ऐसे कानून का निर्माण किया जो हमारे देश की जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उन फंडामेंटल राइट्स का क्या कर रहे हैं, अल्पीकरण कर रहे हैं। तो इन दोनों ही स्थितियों में वे कानून क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। इस प्रकार की हेडिंग इस आर्टिकल की है। लेकिन
इस आर्टिकल के जो चारों क्लोज हैं, उस चारों क्लोज को हम समझने का प्रयास करेंगे, एक एक को समझने का प्रयास करेंगे, और इस आर्टिकल से संबंधित जो डिस्प्यूट भारत की सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आए उनको भी समझने का हम प्रयास करेंगे। तो इस चारों क्लोज को आपको एक श्रृंखला में एक जो है समझ विकसित करते हुए इनके संदर्भ में, ताकि आपसे कोई भी संविधान के आर्टिकल 13 के संदर्भ में जब भी आपसे पूछे, इनके संदर्भ में आपका एकदम क्लियरनेस आपको होना है। तो अच्छे से आप इस अनुच्छेद को समझने का प्रयास करना है, अच्छे से एक बार इस आर्टिकल के संदर्भ में आप एक एक बिंदु को लेके हम इनको समझने का, अलग अलग आपके भागों में विभाजित करते हुए इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, जब संविधान सभा ने भाग 3 का निर्माण करना प्रारंभ किया, इस देश के जो फंडामेंटल राइट्स थे उन भाग 3 के संदर्भ में उन्होंने निर्माण करना शुरू किया, इस अधिकारों के संदर्भ में उन्होंने चर्चा शुरू की। तो इस देश की संविधान सभा के समक्ष प्रश्न आया कि जब हम व्यक्तियों के, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात करेंगे, जब इस भाग 3 में नागरिकों को हम मौलिक अधिकार प्रदान करेंगे विधि बनाकर, संविधान सभा के समक्ष ये प्रश्न आया, जब इस विधि का निर्माण हम करेंगे, जब इस भाग 3 में वर्णित जो वर्तमान में मौलिक अधिकार देख रहे हैं, इनका जब हम जो है आपके उपबंध करेंगे, इनका हम प्रावधान भारत के संविधान के भाग 3 में करेंगे, तो क्या इस देश के संविधान लागू होने से पहले बहुत सारे भारत में कुछ ऐसे एक्ट थे जो ब्रिटिश कानून जिसे हम कहते हैं, जिसे औपनिवेशिक कानून कहते हैं। मैंने क्या कहा, आप इस विधि की परिभाषा को समझने से पहले आपको यह ध्यान होना चाहिए, इस भारत में कितने प्रकार के कानून उस समय थे या कितने प्रकार के कानून हैं। भारत में कुछ ऐसे कानून हैं जो क्या है, औपनिवेशिक कानून है। औपनिवेशिक कानून, औपनिवेशिक कानून यानी जो भारत के संविधान लागू होने से पहले, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, जो ब्रिटिश काल के दौरान, जो ब्रिटिश काल के दौरान यहां जिसे मैं कह सकता हूं प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जो भारत के संविधान लागू होने से पहले। और जो दूसरा प्रकार है भारत में कानून का, वो है इस देश का संविधान लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950, और 26 जनवरी 1950 के बाद में इन कानूनों का निर्माण किसने किया गया, किसके द्वारा किया गया, संसद के द्वारा इन कानूनों का निर्माण। तो ये दो प्रकार के कानून काम करते हैं। तो संविधान सभा के समक्ष पहला प्रश्न ये आया कि औपनिवेशिक कानून जो हैं, जिन कानूनों का निर्माण ब्रिटिश काल के दौरान हुआ, जो कानून प्री कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ है भारत में, तो इस प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जब इस देश के मौलिक अधिकार को लागू किया जाएगा, इस देश का भाग 3 जब प्रभाव में आएगा 26 जनवरी 1915 को, क्या इस औपनिवेशिक काल में, क्या इस ब्रिटिश काल में जो सारे कानून हैं, क्या वो शून्य हो जाएंगे? क्या वो कानून यदि मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करते हैं, या वो कानून मौलिक अधिकारों का हनन करने पर क्या वो कानून निरस्त हो जाएंगे, क्या वह कानून समाप्त हो जाएंगे? इनको लेकर आप सबसे पहले प्रश्न के संदर्भ में इनको लेकर ही हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो इसी प्रश्न पे और इसी 13(1) में ये प्रावधान किया गया, और यहाँ पे ही आपको समझना है संविधान के आर्टिकल 13(1) में ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत। किस सिद्धांत को समझना है? ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत। इसी को क्लियरिफाई करने के लिए संविधान का आर्टिकल 13(1) कहता है कि इस देश में जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ या इस देश का संविधान लागू होने से पहले 26 जनवरी 1915 के पहले जो कानून है, और 1915 के पहले जो कानून है, इन कानूनों को हम क्या कहेंगे? ब्रिटिश कानून
ब्रिटिश रूल जो है, या इनको हम कहेंगे औपनिवेशिक कानून। और इसी औपनिवेशिक कानून जो मौलिक अधिकारों का क्या करते हैं, हनन, यही ब्रिटिश कानून जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, जिनके संदर्भ में संविधान का आर्टिकल 13(1) चर्चा करता है, ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ है, ये यदि क्या करते हैं, मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण, ये कानून यदि मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करते हैं, तो क्या यह कानून, क्या यह लॉ पूर्ण रूप से निश्चित हो जाएगा? इसी प्रश्न का जवाब हम ढूंढ रहे हैं, इसी को समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और यहाँ पर भारत की जो जुडिशरी है, यहाँ पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, और सर्वोच्च न्यायालय ने एक सिद्धांत का निर्माण किया, और वही सिद्धांत है आच्छादन और ग्रहण का। कौन सा सिद्धांत है? वहां यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत दिया, और सिद्धांत का नाम है आच्छादन व ग्रहण का सिद्धांत। देखिए 13(1) बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रहण का सिद्धांत, ग्रहण का। आच्छादन और ग्रहण का सिद्धांत उन कानूनों से है, उन विधियों से है जो ब्रिटिश काल के दौरान कानून थे, जो ब्रिटिश काल के दौरान विद्या थी, जो औपनिवेशिक काल के दौरान विद्या थी, और जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ थे, उनसे संबंधित हमारे संविधान का आर्टिकल 13(1) क्या करता है, प्रावधान करता है। और यहाँ पे किस सिद्धांत का जन्म भारत की सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो वह दिया है आच्छादन और ग्रहण का सिद्धांत। आच्छादन का अर्थ होता है छिप जाना, और ग्रहण यानी ग्रहण लग जाना। जैसे चंद्रमा पे ग्रहण लगता है, आपके सूर्य पे ग्रहण लगता है, तो क्या चंद्रमा और सूर्य पे ग्रहण लगने पर चंद्रमा और सूर्य का पूरा अस्तित्व खत्म हो जाता है? ऐसा नहीं है, वो एक अंश पे उन पे क्या लगता है, ग्रहण लगता है, उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता है। आच्छादन का मतलब वो कानून उस सीमा तक, उस हद तक वो क्या हो जाता है, छिप जाता है, उस हद तक उस पे क्या लग जाता है, आपके उस अंश तक उस पे क्या लग जाता है, ग्रहण लग जाता है। तो आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत कहता है, अब देखिए एक पूरी लाइन में आप इसको समझने का प्रयास करते हैं। आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत संविधान के आर्टिकल 13(1) में जिसको विकसित करने का काम भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किया है, और ये सिद्धांत ये कहता है कि 26 जनवरी 1915 से पहले, भारत का संविधान लागू होने से पहले, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जो ब्रिटिश काल या औपनिवेशिक काल के दौरान जो लॉ थे, यदि वो लॉ इस मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण कर रहा है, यदि वो लॉ मौलिक अधिकारों का क्या करते हैं, हनन करते हैं, तो वह संपूर्ण विधि निश्चित नहीं होगी, वह उस सीमा तक उस विधि का निरीक्षण कर दिया जाएगा, उस सीमा तक उन कानूनों का निरीक्षण कर दिया जाएगा जिस सीमा तक वह इस मौलिक अधिकारों का क्या करते हैं, अल्पीकरण, या मौलिक अधिकारों का क्या करते हैं, हनन करते हैं। सीधा सा आपको समझना है, जैसे कोई कानून है, कोई कानून है जो औपनिवेशिक काल के दौरान क्या था, लागू था, और इस कानून में 5 प्रोविजन है, टोटल 5 प्रावधान है, और इस प्रोविजन, जो 5 प्रोविजन है इस कानून के, और इस 5 प्रोविजन में से प्रोविजन नंबर 1 और प्रोविजन नंबर 2, बाकी जो 3 प्रोविजन है, प्रोविजन नंबर 3, प्रोविजन नंबर 4 और प्रोविजन नंबर 5। प्रोविजन नंबर 1, प्रावधान नंबर 1 इस कानून का, और इस कानून का प्रावधान नंबर 2, ये दोनों यदि इस मौलिक अधिकारों का क्या करते हैं, हनन करते हैं, या इस मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करते हैं, तो इस संपूर्ण कानून जिसमें टोटल 5 प्रोविजन है, क्या ये संपूर्ण कानून निरस्त हो जाएगा? ये संपूर्ण कानून निरस्त नहीं होगा। इस कानून का वह अंश, इस कानून का वह भाग, इस कानून में जो सम्मिलित अंश नंबर जो 1 है इस कानून का, और इस कानून का जो प्रोविजन नंबर 2 है, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, शून्य। ये दोनों कानून शून्य होंगे। ये कानून का जो प्रोविजन नंबर 3 है, कानून का प्रोविजन नंबर 4 और कानून के प्रोविजन नंबर 5 पे किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। ये चीज आपको समझनी है। तो संपूर्ण कानून निरस्त नहीं होगा, ये संविधान का आर्टिकल 13(1) कहता है, और 13(1) कहता है कि जो प्रोविजन इस मौलिक अधिकारों से क्या है, विसंगत है, जो प्रोविजन इस मौलिक अधिकारों से क्या है, असंगत है,
जो प्रोविजन इस मौलिक अधिकारों का क्या करते हैं, अलिपीकरण करते हैं, वो कानून शून्य हो जाएंगे, वो कानून क्या हो जाएंगे, आच्छादित हो जाएंगे, वह कानून आपके क्या हो जाएंगे, आपके उस पे क्या लग जाएगा, आपके ग्रहण लग जाएगा, पूरा कानून वो रद्द नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना आपको, जहां जिस सीमा तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना, जिस सीमा तक मौलिक अधिकारों से, जिस सीमा तक मौलिक अधिकारों से असंगत है, असंगत है, उस सीमा तक ही वे शून्य होंगे, उस सीमा तक ही वे शून्य। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ये सबसे पहले आपके आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत, या इसे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के नाम से भी जानते हैं, अर्थात आच्छादन या आपके ग्रहण के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो इसी सिद्धांत को हम और क्या कह सकते हैं, आच्छादन या ग्रहण के सिद्धांत को डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इसी सिद्धांत को हम डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के नाम से भी जानते हैं, और इसका मतलब सीधा सा है कि उस सिद्धांत में, इस सिद्धांत का सीधा मतलब है कि उस हद तक, उस सीमा तक उस कानून पे क्या लग जाएगी, आपके वो कानून क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बाकी संपूर्ण कानून पर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार आपको एक साधारण उदाहरण मैंने आपको दिया है, जिस प्रकार चंद्र और सूर्य पे ग्रहण लगता है, क्या संपूर्ण चंद्रमा या सूर्य का अस्तित्व खत्म हो जाता है? नहीं, एक अंश पे उसका क्या लगता है, ग्रहण। एक समय तक क्या लगता है, उस पे क्या लगता है, ग्रहण लगता। और यदि बाद में संसद को ऐसा लगा कि यह जो कानून है, यह जो कानून शून्य हुआ है, जो मौलिक अधिकारों से असंगत था, विसंगत था, और संसद यदि ऐसी विधि बना दे कि अब वह विसंगत नहीं है, अब मौलिक अधिकारों के क्या है, सामंजस्य इनका बन गया है कानून का, तो जो कानून शून्य हुआ है वो कानून वापिस प्रभाव में भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं जो कानून एक बार के लिए शून्य हो गए वो वापिस प्रभाव में नहीं आएगा, वो कानून वापिस प्रभावी भी हो सकता है। इसके संदर्भ में भी आपको याद रखना है। इस आच्छादन व ग्रहण के सिद्धांत को लेकर, इस डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के सिद्धांत को लेकर भारत की सुप्रीम कोर्ट के सामने इस जो औपनिवेशिक काल के दौरान जो कानून थे, ब्रिटिश काल के दौरान जो कानून थे, इनको लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सामने बहुत सारे केस आए। उनके संदर्भ में भी हम उनको जानने का भी प्रयास करते हैं आपके अगली स्लाइड में। अब देखिए, जिस डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की हम बात कर रहे हैं, जिन आच्छादन और ग्रहण के सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, जिसका प्रतिपादन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किया, उनको लेकर कौन कौन से केस आए? उनको लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सबसे पहला केस आया केशवम माधवम मेनन केस। केशवम माधवम मेनन केस, और ये केस कब का है? 1951 का। उन कानूनों को लेके आया जो ब्रिटिश काल के दौरान थे, जो औपनिवेशिक काल के दौरान। और केशवम माधवम जो मेनन केस है 1951 का, इस पे केस जो दर्ज हुआ वो किसको लेके हुआ? वो केस दर्ज हुआ आपके इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1930। इस केशवम माधवम मेनन केस जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया, इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में क्या केस दर्ज हुआ कि इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 का इन्होंने क्या किया है? उल्लंघन किया है। अब इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 जो ब्रिटिश काल के दौरान लाया गया था, जो ब्रिटिश काल के दौरान ये केस लाया, आपके ये जो है आपके एक्ट लाया गया, और ये एक्ट जो उस समय जो आंदोलन, जो प्रेस से संबंधित जो पत्रिकाएं, उन पे आपके प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया। अब जैसे ही इस देश में भारत का संविधान लागू हुआ, और आप सबको पता है
जो आर्टिकल 19 है उस 19(1) में व्यक्तियों को विचार व अभिव्यक्ति की क्या दे दी गई, स्वतंत्रता दे दी गई, व्यक्तियों को प्रेस की स्वतंत्रता दे दी गई। लेकिन जैसे ही इन्होंने इस 19(1) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग किया तो इनके खिलाफ इस एक्ट के उल्लंघन के थ्रू, ये जो इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 का है, इसके थ्रू इस पे क्या लगाया, केस लगाया। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए इन पे जो केस लगा था उनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और इस एक्ट में जो प्रावधान ऐसे थे जो 19(1) को प्रभावित करते हैं, जो प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, जो हमारे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, इस एक्ट में जो वर्णित जो प्रोविजन थे, जो प्रावधान थे, जिस हद तक, जिस सीमा तक इन्होंने संविधान, जिस सीमा तक ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन करे थे, उस सीमा तक इस एक्ट में जो प्रावधान थे उनको क्या कर दिया गया, शून्य कर दिया गया। तो ये सबसे पहला केस आया था भारत के सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो इस एक्ट में जो प्रावधान थे, जो प्रोविजन थे, उस प्रोविजन को क्या कर दिया गया, शून्य कर दिया गया और इनको क्या दी गई, राहत दी गई। ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सामने इस 13(1) का केस है, ग्रहण व आच्छादन का क्या है, केस। एक और केस आया आपके बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट, बंबई निषेध अधिनियम, बंबई निषेध एक्ट 1951 में। और इस बंबई निषेध एक्ट में जिस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई वो थे संपत्ति के अधिकार को लेकर कि ये बंबई जो एक्ट है, बंबई निषेध एक्ट, बंबई प्रोहिबिशन एक्ट जो है, ये हमारी संपत्ति के अधिकार को क्या कर रहा है, छीन रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार और इस बंबई निषेध जो एक्ट था, इस एक्ट के कुछ ऐसे प्रावधान जो हमारे मौलिक अधिकारों से असंगत हैं, उनको भी शून्य करने का क्या क्या है, काम क्या है। तो आपको ये समझने का प्रयास करना है, ये समझना है क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बंबई निषेध एक्ट 1951 का क्या इसको पूरा निरस्त कर दिया? नहीं, इसमें उन विधियों को निरस्त किया, उन प्रोविजन को निरस्त किया जो इस संपत्ति के अधिकार का क्या करते हैं, उल्लंघन, संविधान के आर्टिकल 31 का क्या करे थे, उल्लंघन। क्या केशवम माधवम मेनन केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 का था, क्या इस पूरे एक्ट को निश्चित कर दिया? नहीं। आपका उत्तर होना चाहिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उस सीमा तक इस एक्ट को निरस्त किया जो संविधान के आर्टिकल 19(1) का, हमारे जो 19(1) में जिसका वर्णन है आपके विचार व अभिव्यक्ति, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या है, उल्लेख, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख। तो ये सारे जो प्रावधान जो 13(1) के संदर्भ में, सीधा सा आपको संक्षेप में आपको ये याद रखना, 13(1) जो ग्रहण और आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है। 13(1) का मतलब सीधा सा, 13(1) का सीधा सा तात्पर्य ये है कि इस देश का संविधान लागू होने से पहले 26 जनवरी 1915 प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, औपनिवेशिक लॉ या ब्रिटिश लॉ जो है, वो ब्रिटिश लॉ उस सीमा तक यदि वो मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण कर रहे हैं, यदि वो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, तो वो संपूर्ण या पूरे के पूरे वो लॉ समाप्त नहीं होंगे, उस सीमा तक समाप्त होंगे जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों का क्या करते हैं, उल्लंघन। और ये सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट, और 2 उदाहरण आपके समक्ष मैंने रखे हैं, चाहे केशवम माधवम का केस हो या चाहे बंबई निषेध एक्ट 1951 का। तो ये दोनों के दोनों, यानी ये 13(1) के संदर्भ में आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये था भारतीय संविधान में ग्रहण और आच्छादन का उस सीमा तक, ये था आपके डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ये आपके जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है। तो यहाँ आपको किसी भी प्रकार का आर्टिकल 13 को लेकर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 13 का क्लोज नंबर 1 के संदर्भ में आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 13 की मूल हेडिंग है और 2 प्रकार के कानून हैं इस देश में, और 2 प्रकार के जो कानून हैं उसमें से आपको ध्यान रखना डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है, जो इस देश में संविधान लागू होने से पहले जो कानून है उनको लेके डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स भारत के संविधान सभा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को क्या दिया है, जन्म दिया। अब पढ़ते हैं 13(2). संविधान का आर्टिकल 13(2) क्या कहता है? देखो, प्रारंभ से हमने इसके संदर्भ में मैंने आपको बताया, इसमें टोटल कितने क्लोज हैं? 4 क्लोज हैं। 13(2) कहता है 26 जनवरी, देखो 13(1) और 13(2) में यही फर्क है,
26 जनवरी 1950 के बाद। 26 जनवरी 1950 के बाद देखो, पहले तो ब्रिटिश कानून थे ही, पहले तो जो औपनिवेशिक रूल थे, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ थे, वो तो थे ही। उनके लिए भारत की संविधान सभा का ये दूरदृष्टि का प्रमाण है कि उन्होंने 13(1) में ऐसे प्रावधान किए ताकि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो, और वो एक्ट भी क्या रहे, आपकी उस शून्य तक ही वो क्या हो, समाप्त हो, जिस हद तक वो मौलिक अधिकारों का क्या करे, हनन। 13(2) इस क्या कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद, या मैं कह सकता हूं संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद, यानी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है, कौन से कानून, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जो संविधान के बाद जो कानून, जिस विधि का निर्माण होगा, और संविधान के जो बाद वाले कानून हैं, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है, उस संविधान के बाद वाले कानून बनाने के लिए कौन अधिकृत है, कौन सी संस्था अधिकृत है, भारत की संसद। जब भी भारत की संसद कानून बनाएगी, जब भी भारत की संसद विधि का निर्माण करेगी, तो विधि के निर्माण करते समय यदि उन्होंने मौलिक अधिकारों का हनन किया, यदि वह कानून मौलिक अधिकारों से असंगत हैं, तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वह संविधान के आर्टिकल 13(2) का प्रयोग करके उस कानून, उस विधि की क्या करती है, न्यायिक समीक्षा, और यदि वह कानून मौलिक अधिकारों का क्या करे, उल्लंघन, मौलिक अधिकारों का हनन करे और मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करे, तो उस कानून को क्या कर देती है, निश्चित कर देती है। तो ये 13(2) कहता है। 13(1) 26 जनवरी 1950 से पहले, और 13(2) क्या कहता है, 26 जनवरी 1950 के बाद पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, यानी हमारे संविधान के लागू होने के बाद भारत की संसद जब भी किसका निर्माण करती है, विधि या कानून का निर्माण, इसका निर्माण करती है, विधि या कानून का क्या करती है, निर्माण करती है। और आप सबको पता है, या जब भी संसद इस संविधान में क्या करती है, संशोधन करती है, विधि या कानून का निर्माण करती है संशोधन के माध्यम से, तो उस समय विधि या कानून का निर्माण करते समय वह यदि इस संविधान के मौलिक अधिकारों का क्या करती है, हनन, मौलिक अधिकारों का हनन करने पर, विधि या कानून का निर्माण करते समय यदि वह मौलिक अधिकारों का क्या करती है, हनन करती है, व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है, उनका अल्पीकरण करती है, हनन, या उनका क्या करती है, उनको कम या उनका अल्पीकरण करती है, तो 13(2) ये कहता है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इस 13(2) के तहत उनको एक शक्ति प्राप्त है, और वह शक्ति कौन सी है, आपके न्यायिक समीक्षा, जो हमने अमेरिका के संविधान से ये प्रोविजन लिया है। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, संसद ने जो कानून बनाया है 368 के तहत उन्होंने संशोधन किया है भारत के संविधान में, और उन्होंने यदि व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन किया है, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का अल्पीकरण किया है, तो सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाई गई उस विधि, संसद द्वारा बनाए गए उस कानून का क्या करेगा, न्यायिक समीक्षा करेगा। और न्यायिक समीक्षा यदि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने की, और यदि ये लगा कि ये कानून, ये विधि जो संसद ने बनाई है वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है या मौलिक अधिकारों को कम कर रही है, तो संसद द्वारा बनाई गई विधि, संसद द्वारा बनाई गई विधि, विधि क्या कर दी जाएगी, निश्चित। संसद द्वारा बनाई गई विधि को क्या कर दिया जाएगा, निश्चित कर दिया जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि संसद जब भी विधि बनाएगी और जब भी कानून बनाएगी, और वह कानून यदि हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं, वो फंडामेंटल राइट्स से असंगत हैं, वो फंडामेंटल राइट्स को कम करने का काम कर रहे हैं, वो फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं, तो संसद द्वारा बनाई गई इस विधि को निश्चित कर सकता है भारत का सुप्रीम कोर्ट,
भारत का सुप्रीम कोर्ट को संविधान का आर्टिकल 13(2) न्यायिक समीक्षा की क्या प्रदान करता है? शक्ति प्रदान करता है। तो ये भी आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या रखना है? याद रखना। अब देखिए 13(3) क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट 13(2), 13(1) 26 जनवरी 1950 से पहले, 13(2) 26 जनवरी 1950 के बाद, 13(1) में प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और 13(2) पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। 13(1) जो ब्रिटिश काल के दौरान औपनिवेशिक कानून है और 13(2) भारत की संसद के द्वारा बनाए गए कानून है। 13(1) जो आच्छादन के सिद्धांत और ग्रहण के सिद्धांत पे काम करता है। 13(2) जो न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में क्या करता है? प्रावधान करता है। ये बेसिक डिफरेंस है संविधान के आर्टिकल 13(1) और 13(2) में। अब 13(1) और 13(2) में जिस कानून और विधि की हम बात कर रहे हैं, उस कानून और विधि में शामिल कौन कौन होंगे, अर्थात विधि की जो डेफिनेशन है, विधि की जो परिभाषा है, वो परिभाषा किस में है? 13(3) में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना, संविधान का आर्टिकल 13(3), जो मूल संविधान में यही आर्टिकल थे आपके भारतीय संविधान में। और 13(3) कहता है, 13(3) किसको परिभाषित करता है? विधि को, विधि की परिभाषा। कि विधि क्या है, विधि में कौन कौन शामिल है और इस विधि की परिभाषा में किन किन को शामिल किया जाता है। इस विधि की परिभाषा को डिफाइन करते हुए कहा कि संसद द्वारा पारित सभी अधिनियम क्या है? विधि है। संसद द्वारा जो आपके पारित जो अध्यादेश है वो क्या है? विधि है, जो संविधान के आर्टिकल 1 to 3 में। संसद द्वारा पारित जितने भी विनियम या संसद द्वारा पारित जितने भी नियम, ये क्या है? विधि है। संसद द्वारा या कोई भी अधिसूचना है, अधिसूचना या कोई सूचना है, ये सब के सब क्या है? विधि है। यानी संविधान का आर्टिकल 13 क्लोज नंबर 3 कहता है कि विधि में शामिल कौन है। विधि की डेफिनेशन कहां पे है? आपके 13(3) में। जितने भी एक्ट हैं, अधिनियम हैं, ऑर्डिनेंस, जो संविधान का आर्टिकल 1 to 3, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली, वह विधि है। विनियम जो है वह विधि है। इस संसद द्वारा बनाए गए नियम विधि है, और संसद की सूचना या अधिसूचना भी क्या है? विधि। और इस आर्टिकल 13 को लेके भारत की संसद के बीच में और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बीच में क्या चलता रहा? डिस्प्यूट चलता रहा, विवाद चलता रहा। और इस विवाद का कारण क्या है? भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता रहा, भारत का सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसों में ये कहा कि आर्टिकल जो संविधान संशोधन जो है, देखो आप 13(3) में जब देखेंगे आपको संशोधन शब्द कहीं पर भी नहीं मिलेगा। संविधान संशोधन लिखना भारत की संविधान सभा, यहां उन्होंने संविधान संशोधन नहीं लिखा। तो क्या संविधान संशोधन विधि है? और यदि संविधान संशोधन विधि नहीं है तो फिर आप संविधान संशोधन जो किया है भारत की संसद ने, क्या संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? न्यायिक समीक्षा 13(2) के तहत किसकी होगी? जो विधि के अंतर्गत है। लेकिन इस विधि की डेफिनेशन में भारत की संविधान सभा ने कहीं पर भी आपके संविधान संशोधन नहीं लिखा। यह सबसे बड़ा विवाद है। इस विधि की परिभाषा में, विधि की परिभाषा में कौन सा शब्द शामिल नहीं है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जिसका वर्णन है संविधान के आर्टिकल 368 में। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत की संसद संविधान में संशोधन करके इस किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीन सकती है, उनको कम कर सकती है, उनका अल्पीकरण कर सकती। और ऐसा किया। संपत्ति के अधिकार को संविधान के आर्टिकल 31 में जो वर्णित था, जिनको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाते हुए कौन सा अधिकार बना दिया? कानूनी और विधिक अधिकार, जिनकी प्रकृति को बदल दिया। यह काम भारत की आपकी भारत की संसद ने किया। इसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुए, इसको लेकर बहुत सारे केस भारत की सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। आपके चाहे शंकरी प्रसाद का वाद हो, शंकरी प्रसाद के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 368 है
इस संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास है और वह विधि का निर्माण कर सकती है। और संविधान संशोधन न्यायिक समीक्षा की परिधि से क्या बाहर है। आपके बेला बनर्जी का वाद आया, 1965 में शंकरी प्रसाद का वाद आया और शंकरी प्रसाद के वाद में भी यही कहा कि संविधान संशोधन न्यायिक समीक्षा की परिधि से क्या है, बाहर है। ये वाद सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। ये क्यों आए, इसका क्या कारण था? इसका रीजन ये था कि संविधान के आर्टिकल 13(3) में संविधान संशोधन को विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया। आर्टिकल 368 जो है, जिसमें संविधान संशोधन का प्रावधान है, वो 13 की परिधि से बाहर, 13 की परिधि से क्या है, बाहर। और ये टर्निंग पॉइंट ये आया आपके गोलकनाथ वाले वाद में। और गोलकनाथ वाला वाद जो था 1967 में, उस गोलकनाथ वाद में यह कहा गया कि आर्टिकल 368 13 की परिधि से बाहर नहीं है। आपके 1967 तक जितने भी वाद आए, चाहे शंकरी प्रसाद वाद आया हो या चाहे सज्जन सिंह वाद आया हो, उनमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। लेकिन गोलकनाथ वाद में क्या कहा, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। गोलकनाथ वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन की शक्ति देता है, वो 13 की परिधि से बाहर नहीं है। 13 की परिधि से बाहर नहीं। अर्थात भारत की संसद संविधान में संशोधन करके भी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण, व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन या उनको कम नहीं कर सकती है। यह भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में कहा, गोलकनाथ वाद में। आप सबको पता है जो इस देश की दूसरी सबसे बड़ी क्या थी, आपके संवैधानिक पीठ थी, और जिसमें 11 न्यायाधीश और के सुब्बा राव ने इसका क्या दिया, निर्णय। यहां तक मामला अलग था, यहां तक सुप्रीम कोर्ट कहता रहा कि ये संविधान संशोधन तो इसको परिभाषित भी नहीं किया गया विधि के अंतर्गत, इसलिए ये 13 की परिधि से बाहर है, आपके न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर है। तो हम कैसे न्यायिक समीक्षा करें? तो संसद नवी अनुसूची में भूमि सुधार वाले कानून उन्होंने बनाए और संपत्ति को छीनने का। और लास्ट जो आपके केस आया इसको लेके, वो केस आया केशवानंद भारती केस। और केशवानंद भारती केस में यह भी निर्धारित कर दिया गया कि संसद संशोधन के माध्यम से संविधान में संशोधन करके, संविधान के भाग 3 में संशोधन करके आपके मौलिक अधिकारों को न्यून, आपके मौलिक अधिकारों का हनन या अल्पीकरण कर सकती है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अर्थात फिर इंदिरा गांधी ने भी, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, तो ये भूल भारत की संविधान सभा की रही है कि इन्होंने संविधान संशोधन शब्द इस विधि वाली परिभाषा में नहीं जोड़ा, जिसके कारण संविधान संशोधन आर्टिकल 368 और आर्टिकल आपके 13 में क्या हुआ, विवाद हुआ। ये विवाद का कारण था, ये इन्होंने संविधान संशोधन शब्द नहीं जोड़ा। अब देखिए, बात करें इस 13(3) के संदर्भ में, इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में, तो एक अमेंडमेंट एक्ट भी हुआ था। और ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट वाली बात क्या है, संविधान में इन्हीं विवादों के दौरान इंदिरा गांधी के समय संविधान के मूल जो 13 आर्टिकल था उसमें 3 प्रोविजन थे ही, लेकिन संविधान में इंदिरा गांधी के समय 24वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 24वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ, 1971 में। और इस 24वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये स्पष्ट रूप से अभी निर्धारित कर दिया गया, ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि अनुच्छेद 368 जिसमें क्या है, संसद को क्या करने की शक्ति है, संविधान संशोधन करने की शक्ति है। और ये अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 13 की परिधि से बाहर है, या मैं अपनी भाषा में कहूं तो न्यायिक समीक्षा की परिधि से क्या है, बाहर। न्यायिक समीक्षा की परिधि से
परिधि से। और उसके बाद लास्ट आपको ध्यान रखना है, केस आया आपके केशवानंद। इन्होंने कहा कि भारत की संसद आपके संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान केशवानंद भारती के मूलभूत ढांचे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगी। ये यहाँ 13 और 368 में जो है आपके डिस्प्यूट जो चला, उस डिस्प्यूट का मूलभूत ढांचे में परिवर्तन। ये डिस्प्यूट का क्या था आपके कारण? तो 13(1) संविधान के लागू होने से पहले बनाई गई विधियां व आच्छादन ग्रहण का सिद्धांत। 13(2) देश में संविधान लागू होने के बाद जो बनाई गई विधियां न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है सुप्रीम कोर्ट को। और 13(3) विधि की डेफिनेशन। और कारण क्या है इस 13(3) को लेकर क्यों विवाद हुआ, इस आर्टिकल 13 को लेकर क्यों विवाद हुआ? क्योंकि इस विधि की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है? संविधान संशोधन। और सुप्रीम कोर्ट को भी ये स्वीकारना पड़ा। और फिर इंदिरा गांधी के समय 24वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1971 में, और इन्होंने प्रॉपर एक क्लोज जोड़ दिया संविधान के आर्टिकल 13(4), और 4 जोड़ते हुए इन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 13 की परिधि से क्या है? बार है। न्यायिक समीक्षा की परिधि से क्या है? बार। तो ये आपके संविधान का आर्टिकल जो 13 था, जिसके चारों जो बिंदु थे इनके संदर्भ में हमने चर्चा की। चारों जो बिंदु थे उन 13 से संबंधित, उनके संदर्भ में हमने चर्चा की। क्या इनको लेकर डिस्प्यूट हुए, इनके संदर्भ में भी चर्चा की। क्या न्यायिक समीक्षा की क्या शक्ति है, न्यायिक समीक्षा को लेकर, और डिस्प्यूट का कारण क्या है, विवाद का कारण क्या है, कंट्रोवर्सी का कारण क्या है, इनके संदर्भ में भी हमने इस 13 को अच्छे से समझने का प्रयास किया है। आशा उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया। बहुत गहराई से प्रत्येक एक आर्टिकल के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। वर्तमान का जो पैटर्न है, न्यू जो पैटर्न है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा जो आयोजित एग्जाम है उसमें पूछे जा रहे हैं, आपको पूरा नॉलेज एक एक आर्टिकल के संदर्भ में जो आपके सिलेबस में है, जो आपके पाठ्यक्रम में है, उनके संदर्भ में होना चाहिए। पढ़ो, लेकिन पहली बार में ही ऐसा पढ़ो कि सारी चीजें आपके क्या हो, क्लियर हो। रटना नहीं है, क्योंकि वर्तमान में पॉलिटी को लेकर किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं वो समझ पर आधारित क्वेश्चन है। और इस प्रकार की क्वेश्चन की लैंग्वेज आप देख सकते हैं कि आपको संपूर्ण नॉलेज उस आर्टिकल का होना चाहिए, तभी उस क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। तो अच्छे से आपके आराम से छोटे सेशन के माध्यम से, छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से हम एक एक आर्टिकल के संदर्भ में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे और विस्तार से इनको पढ़ने का प्रयास, गहराई तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। और आपको भी इसी सेशन को अच्छे से ज्वाइन करना है, गंभीरता से एकदम डेडिकेट होके इनको पढ़ना है एक एक आर्टिकल को, ताकि एक समझ विकसित हो सके, इस देश का नागरिक होने के नाते आपको पता चल सके। और एक अच्छे से आपको रटने वाली प्रवृत्ति पे नहीं, बल्कि समझ विकसित करनी है, समझने की प्रवृत्ति विकसित करनी है। और इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपका विश्वास ऐसे ही बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। और कल एक नए टॉपिक, कल आप नए आर्टिकल के साथ आपके सेशन जो है अगली क्लास होने वाली है। तो धन्यवाद।